लास्ट लेक्चर में हमने गोले की कुछ बेसिक बातें पढ़ी, गोले का समीकरण पढ़ा, गोले का समीकरण क्या होता है, गोले के दो समीकरण पढ़े अलग अलग रूप में। एक जो था होल स्क्वायर की फॉर्म में था और दूसरा जो था वो मानक रूप में था, मतलब खुला हुआ रूप था। तो इस तरीके से दो रूप पढ़े, उससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें भी है, कुछ एग्जाम्पल भी किए, बेसिक आइडिया समझा, विशेषताएं पढ़ी, सारी चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा सवाल भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो पहले पढ़ा है उसके बारे में याद दिला देता हूँ आपको। हमने पढ़ा गोले का समीकरण। अगर आपको पता है कि गोले का केंद्र कहाँ है, अगर आप पहले से ही जानते हैं कि गोले का केंद्र कहाँ है, वो बिंदु आपको पता है, और आपको त्रिज्या पता है गोले की, कि गोले की त्रिज्या क्या है, r, तो आप गोले का समीकरण बना सकते हैं, जो कि होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये आपका गोले का समीकरण आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको समीकरण दिया गया है और उस समीकरण से आप केंद्र और त्रिज्या निकालना चाहते हैं, समीकरण ऑलरेडी आपके पास है और आपसे केंद्र और त्रिज्या निकालना चाहते हैं, अगर बंद किया हुआ समीकरण है तो इससे तुलना कर लीजिए। लेकिन अगर बंद किया हुआ समीकरण नहीं है, खुला हुआ समीकरण है, तो इससे तुलना कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy, इसे मानक रूप कहा जाता है। अगर मैंने आपको पीछे बताया या नहीं बताया, अब मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, इसको मानक रूप कहा जाता है। और कई बार यहाँ पे सी की जगह डी भी इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सी मानना चाहे सी मान लीजिए, डी मानना चाहे डी मान लीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है कोई तो आप डी मान सकते हैं। किताब में डी माना हुआ है, मैंने सी माना हुआ है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता नाम क्या रखते हैं आप। तो इसमें अगर इस रूप में है, इस रूप में अगर आप तुलना करते हैं तो यू वी डब्ल्यू और सी से कंपेयर करके आपको यू वी डब्ल्यू मिल जाएगा और इन सब से आपको केंद्र मिल जाएगा, जो कि बराबर होगा। अगर आपके पास यू वी डब्ल्यू और सी है तो केंद्र तो हो जाएगा माइनस का यू माइनस का वी एंड माइनस का डब्ल्यू, और त्रिज्या आपकी हो जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस सी। ये आपकी त्रिज्या होगी, केंद्र और त्रिज्या। ये लीजिए आपके दोनों काम हो गए। लेकिन क्या सवाल ऐसे खेलेगा हमारे साथ, ऐसे सवालों के साथ खेलेगा कि भैया ठीक है ये ले केंद्र त्रिज्या गोले का समीकरण बना दे, ये ले गोले का समीकरण केंद्र और त्रिज्या बता दे, ऐसे गेम खेलेगा क्या? नहीं ना, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा तो मजेदार गेम खेलेगा। तो चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं, चीजें और ऐड करते हैं। 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। 4 बिंदु से, पहली बात, बिना 4 बिंदुओं के आप गोले का समीकरण नहीं बना सकते, और 4 बिंदु भी एक रेखा में नहीं आने चाहिए। 4 असंरेखिक, रिपीट कर, एक रेखा में आ गए तो गोला नहीं बनेगा बेटा, और 4 नहीं, उनसे 3 भी एक रेखा में आने नहीं चाहिए। मैं बोला 4 बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। गोले का समीकरण आपको 4 बिंदु दिए गए। यहाँ पे मैं पहले एक चीज जो बता देता हूँ वो भी बता दें, रेखा में नहीं होने चाहिए। रेखा में होंगे तो फिर रेखा बनेगी, गोला कहाँ से बनेगा? 4 बिंदु एक रेखा में नहीं हो, 4, अब आप कहेंगे सर चले ठीक है 4 नहीं, 3 एक रेखा में हो तो ना, 3 भी नहीं चलेंगे, 3 भी एक रेखा में नहीं होने चाहिए। 2 चाहे फिर कैसे ले, 2 तो एक रेखा में आएंगे, तो कम से कम 3 बिंदु एक रेखा में, कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं हो, कोई भी 3 बिंदु, कोई भी जोड़ा, 4 बिंदु ना, 3 के कोई भी जोड़े बनाओ, कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में ना हो, 3 बिंदु एक रेखा में नहीं हो। अब आप कहेंगे सर कोई भी 4 बिंदु ले लो ना बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, कोई भी 4 बिंदु, हाँ 4 बिंदु लेंगे, लेकिन 4 बिंदु में से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं आने चाहिए। ये अगर कोई भी 3 मैंने उठाए, उनको ट्राई किया एक लाइन में लाने का, तो एक लाइन में नहीं आने चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ये 4 बिंदु है, इनमें से चारों बिंदु को एक लाइन पे लाइए, तो जवाब है नहीं ला सकते, ठीक है। 3 को एक लाइन पे लाइए तो भी जवाब है नहीं ला सकते। बस ऐसे ही बिंदु चाहिए, ऐसे ही बिंदु चाहिए। चारों बिंदु एक लाइन में नहीं आए, तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं है, 3 बिंदु नहीं तो 4 तो आनी नहीं है, वो तो अपनी अपनी बात होगी। जब 3 ही बिंदु एक लाइन में नहीं आ रहे तो 4 बिंदु कहाँ से आएंगे? तो ऑब्वियसली बात, आप तो 3 की बोलिए, क्या 3 बिंदु एक लाइन में नहीं आने चाहिए? जब 3 बिंदु एक लाइन में नहीं आएंगे तो पहले 3 तो आए, फिर चौथा भी आ जाएगा, लेकिन जब 3 ही नहीं आ रहे तो चौथा कहाँ से आएगा? तो आप तो इतना बोलिए कि 3 बिंदु एक लाइन में नहीं आने चाहिए। 3 बिंदु एक लाइन में नहीं है तो उनसे एक गोला बन सकता है, एक गोले का समीकरण बनाया जा सकता है जो उन चारों बिंदु से गुजरता हो। लेकिन अगर उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में हुए तो फिर गोले का समीकरण उनसे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। मेरा गोला बड़ा, मेरा गोला क्या है, मेरा तो ये तो आलू साइज का है, ये तो आलू बनाया मैंने, ठीक है ना, तो माफ करिएगा, आलू से काम चला लीजिए। ये आपका पी बिंदु है, पहला बिंदु,
निर्देशांक है x1 y1 z1, ये दूसरा बिंदु है, निर्देशांक है x2 y2 z2, x2 y2, और ये s x4 y4 z4। अगर ये 4 बिंदु आपके पास है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इनके समीकरण निकालने का, 2 मेथड, मेथड 1 मेथड 2, जो आपको ठीक लगे, जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मेथड 1, सारणिक की सहायता से आप समीकरण निकाल सकते हैं। एक बड़ी सी सारणिक बनाइए 4x4 की, सुन के थोड़ा सा शौक लगा, 4x4 की। पहली पंक्ति x² + y² + z² x y 1 1 1 1 हो गया। अब आपके जो 3 बिंदु हैं, पहला बिंदु रखिए यहाँ पे, ये समीकरण मानिए, समीकरण में पहला बिंदु रखिए, पहला बिंदु है x1 y1 z1, x1 y1 z1। फिर आपका दूसरा बिंदु रखिए x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर। फिर तीसरा बिंदु रखिए x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर z3 का, ये लीजिए बराबर में 0 कर दीजिए। इस सारणी को सॉल्व करिए, खोलिए इसको खोलने से जो भी समीकरण आएगा वो आपका 4 बिंदु से गुजरने वाला गोला होगा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सारणी खोलना चाहेंगे आप, इंटरेस्टेड तो खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर नहीं खोलना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं है, जैसे मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा ठीक है। अभी आप जो दूसरा मेथड देखेंगे तो शायद आपको पहला मेथड ज़्यादा ठीक लगने लग जाएगा। दूसरा मेथड है, एक समीकरण मान लीजिए गोले का। अब ये देखिए, ये कम पसंद आएगा आपको, x² + y² + z², लेकिन सुनने तो आपको दोनों ही चाहिए, बाकी करिएगा अपनी मर्जी की, सुनिए सबकी, करिए अपनी मर्जी की, उसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ। ये लीजिए गोले का समीकरण मान लिया, इसमें से बारी बारी से क्या करिए, आपके जो चारों बिंदु है उससे गुजार दीजिए, जिससे आपको 4 समीकरण मिल जाएगी, 4 समीकरण मिल जाएगी। पहली होगी x1 का स्क्वायर, पहले बिंदु से गुजार दीजिए, x1 का स्क्वायर, गुजारने का मतलब x की जगह x वाला, y की जगह y वाला, z की जगह z का निर्देशांक रख के एक समीकरण आपकी बन जाएगी। क्योंकि गोला गुजरता है तो संतुष्ट भी करेगा, है ना बेटा। जो जिससे आप सामान खरीद के जाते हैं वो गारंटी देता है, तो उसको सामान वापस लेना भी पड़ता है, क्योंकि गारंटी दी है बंदे ने। तो ये हो गया। फिर x2, फिर दूसरा बिंदु से गुजरता है मतलब दूसरे बिंदु की भी गारंटी है, दूसरा बिंदु भी रख के देखिए, ये दुकानदार वापस लेगा उसको, मतलब संतुष्ट करेगा। तीसरा बिंदु, हाँ जी तीसरा भी करेगा, तीसरा क्यों, सारे रखिए, सब संतुष्ट करेंगे, क्योंकि जो बिंदु गोले का है गोले को वो अपनाना ही पड़ेगा। जैसे सुनार जो है वो अपने सोने के सामान पे मोहर लगा के देता है, ताकि जब दोबारा आप उसके पास जाए तो वो पहचान ले कि हमारे द्वारा बनाया गया या नहीं बनाया गया। तो बेटा जब आप यहाँ पे भी वैसी ही बात है कुछ, कि बिंदु जो है उसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, बिंदु को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। क्योंकि बिंदु गोले का है, फिर समीकरण किस काम का, समीकरण बनाते क्यों है, इसीलिए तो बनाते हैं ताकि पता कर सकें कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन अपना है बेटा कौन पराया है। इस बात की पहचान कौन करके देता है, समीकरण। हम समीकरण में रखते हैं, समीकरण को संतुष्ट करता है मतलब अपना है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है मतलब पराया है। तो अपना और पराया जो है वो अलग अलग हो जाते हैं आराम से। अब ये रही 4 समीकरण, बताइए। और अब इन चारों समीकरण को सॉल्व करके u का, v का, w का और c का मान निकाल लीजिए। शौक लगा भाई, लगा, बड़ा शौक लगा। सॉल्व करिए, हल करने पर कीजिए, u, v, w और c जो है वो निकाल लीजिए। u निकाल लें, v निकाल लें, w निकाल लें, c निकाल लें। 4 चीज़ें क्यों आई है, 4 समीकरण क्यों आई है, क्योंकि 4 मान है। 4 मान निकाल ले, उसके लिए 4 समीकरण चाहिए होंगे, और 4 समीकरण 4 शर्तों से बनते हैं। इसका मतलब जब भी गोले का समीकरण आपसे पूछेगा तो आपको किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 4 शर्तें देगा ही देगा। क्योंकि बिना 4 शर्तें दिए, ध्यान से सुनिए मैं बोल रहा हूँ, बिना 4 शर्तें दिए 4 समीकरण नहीं बनेंगे, और 4 समीकरण बिना 4 चीज़ें नहीं आएंगी, और 4 चीज़ें बिना गोला नहीं बनता। क्योंकि गोला 4 चीज़ें मांगता है, u लाइए, v लाइए, w लाइए, c लाइए। जैसे हम किसी का अगर मान लो मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने जाते हो जाते, एक पटवारी की रिपोर्ट लाइए, एक आपका जो ग्राम सेवक है या जो भी आपका लगता है वहाँ पे पार्षद है उसका पेज पे लिखवा के उससे लाइए, एक आपका आधार कार्ड लगाइए, राशन कार्ड लगाइए। तो इस तरीके से 3-4 चीज़ें मांगते हैं कि ये लाओगे तभी मूल निवास प्रमाण पत्र बनेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, गोले का समीकरण 4 चीज़ मांगता है, गोले का समीकरण 4 चीज़ मांगता है, u मांगता है, v मांगता है, w मांगता है और c मांगता है। ये 4 चीज़ रखते ही गोले का समीकरण तैयार
हो जाता है। अब ये 4 चीज़ निकालने के लिए 4 समीकरण चाहिए। 4 समीकरण 4 शर्तों से आती है। इसका मतलब 4 शर्तें दीजिए तब जाके गोले का समीकरण बन पाएगा। तो क्लियर हुआ ये। तो आपके 2 मेथड हो गए, मेथड 1 मेथड 2। जैसे मैंने कहा कि मेथड 2 जो है वो मज़ा नहीं देगा, 4 समीकरण सॉल्व करना, दिमाग घूम जाता है। 4 समीकरण को सॉल्व करते हैं दिमाग घूम जाता है। हाँ, कोई बिंदु जो है वो फेवरेट हो, प्यारे प्यारे से हो, नाजुक नाजुक से हो, मतलब रखें और इजीली फटाफट निकल जाए, तब तो कोई बुराई नहीं है। जैसे 0 टाइप के हो तब तो देखिए दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 टाइप के ना हो तो तब फिर प्राण निकाल लेते हैं, प्राण चूस लें 4 समीकरण हो तो इसलिए बेटा ये मेथड 1 जो है ना ये बढ़िया है। चलिए एक सवाल करवा दूं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक गोले का समीकरण ज्ञात करिए जो 4 बिंदु से जाता हो। ओ बिंदु से जाता हो 0 0 0 0 से जाता हो, ए बिंदु से जाता हो, बी बिंदु से जाता हो, सी बिंदु से जाता हो। अब इस गोले का आप समीकरण निकालिए। तो भैया आपके पास जैसे मैंने बताया 2 तरीके हैं। एक आपका फर्स्ट तरीका ये वाला, ये लगा सकते हैं आप, ये नहीं तो आप वो वाला लगा सकते हैं। दोनों ही सब हम तो दोनों से करते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को सिखाना है मुझे तो दोनों ही मेथड से कराना चाहिए। तो चलिए मेथड 1 मेथड 2 दोनों ही ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली लाइन में तो कोई चेंज है ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें तो आप कुछ भी नहीं बदल सकते, एक्स वाई 1। और इस लास्ट वाले कॉलम में भी आप कुछ नहीं बदल सकते, यहाँ तक तो सब फिक्स है। अब सबसे पहले होगा आपका जो 0 0 0 पॉइंट है वो रखिए इनमें। तो 0 0 पॉइंट रखते 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, टोटल 0 आ गया। फिर x1 0 है, फिर y1 0 है। यार गड़बड़ कर गए, एक क्या गड़बड़ कर गए, जेड वाला तो कॉलम ही भूल गए। अरे यार ऐसे क्या करते हो बेचारे के साथ, जेड वाला तो सही है, जेड वाला तो भूल ही गए। तो ये तो 5/5 की होगी फिर तो भैया, और 5/5 की 4 बिंदु देखिए 3 ही रखे हैं, चौथा तो बिंदु भी गायब है। बताइए कितनी बेईमानी की हमने। एक तो जेड खा गए, वो तो ठीक है, एक चौथा बिंदु ही खा गए। 4 बिंदु करे जा रहे हैं, चौथा बिंदु ही नहीं लिख रहे। ये देखिए x4, अब भाई ये तो और बड़ा हो गया यार, पहले इतना बड़ा था अब तो ये तो नज़र ना लग जाए, इतना बड़ा हो गया ये तो। 5/5 की, हे भगवान, 4/4 छोड़िए 5/5। एक तो देखिए, एक तो फर्स्ट वाली रो तो है ही है, फर्स्ट वाली रो तो एक्स वाई जेड की है, वो तो है ही। 4 तो फिर आपकी 4 उससे बनेगी, 4 बिंदु से 4 बनेगी, वो हो रहा है। हाय हाय, चलो कोई बात नहीं, करेंगे साहब, संभालेंगे। जहाँ 4/4 संभाल देते वहाँ 5/5 भी संभालेंगे, कोई ना, आ जाओ मैदान में। फिर इसमें तो क्या करना होता है, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर, फिर यहाँ x1 यहाँ y1 और यहाँ z1। अगला बिंदु ले लीजिए a 0 0, a का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, आ गया a का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा a, ये आ गया 0 0। फिर अगला बिंदु है आपका 0 b 0, 0 b 0 से b स्क्वायर आ गया, ये 0 b 0। तीसरा बिंदु है आपका 0 0 c, और ये आ गया c स्क्वायर। यार ये तो मज़ा नहीं आया यार, आपको आया? नहीं, किसी को भी नहीं आया। मतलब इतनी बड़ी बड़ी सारणी के कभी खुलती है क्या यार, ये कौन सी बात हुई। ये हो गया प्लस, इसे खोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें 0 खूब सारे हैं, जितने 0 होते हैं सारणी उतनी ही छोटी लगती है। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बस ये बचा। इसे खोलेंगे तो इसकी स्तंभ को छोड़ देंगे, और ये जिस पंक्ति से रहता है उस पंक्ति को छोड़ देंगे, बचे हुए को लिखेंगे। ये प्लस का और है तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। क्या क्या बचा, ये बचा, तो भी भैया कौन सा छोटा है, 4/4 की फिर बच गई। देख लीजिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं पसंद आए तो फिर कुछ और देखेंगे आप लोगों के लिए। तो खोलना बाकी है मेरे दोस्तों, 4/4 पे आ जाए, ठीक है। अब 4/4 खोल दें, अच्छा नहीं लग रहा यार, इतनी बड़ी बड़ी सारणी के खोल के, मतलब क्या बताऊँ, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। उपाय क्या है, खोलना पड़ेगा पड़ेगा, बिल्कुल भी इतना बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी सारणी के खोलना, अरे यार 4/4 को छोटा करेंगे फिर 3/3 आएगी, 3/3 को छोटा करेंगे फिर 2/2 आएगी, खोलते रह जाएंगे हम तो सारणी को। कर तो क्या सकते हैं, करते हैं विस्तार, लेकिन विस्तार इससे मत करिए, काफ़ी बड़ा होगा फर्स्ट रो से। ये जो 4th रो है ना, 4th कॉलम जो है, इससे करिए, ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, और छोटे से ही विस्तार करना चाहिए। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से शुरू करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस हो गया तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। इस वाले जो लास्ट वाला कॉलम है, इस कॉलम से करिए, कॉलम नंबर 4 से विस्तार करने पर कुछ तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो। ये छोड़ा, इसकी रो को छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, बचेगा तो खूब सारा। लेकिन मैंने कहा जैसा कि कोई ऑप्शन है नहीं, अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन
मैथ्स ऐसा करे क्या, बस ये अच्छे लगते हैं। 0 0 जो थोड़े से आते हैं ना, इनसे थोड़ी सी खुशी होती है बस। ये सी, तो सी वाले में इसके कॉलम को छोड़ दीजिए और इसकी स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो ये बच गया बड़े वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई ए स्क्वायर ए 0 बी स्क्वायर 0 बराबर में तो 0 चल ही रहा है। चलिए बचे हुए को खोल दीजिए, माइनस जेड ए स्क्वायर वाले में ये 0 ये 0 0 माइनस का ए 0 माइनस बी सी स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस बी सी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस ये 0। बढ़िया, 0 आए चाहे कितने आए, 0 का तो स्वागत है। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बाहर ए बी माइनस 0 एक्स ए बी ए स्क्वायर माइनस 0 फिर प्लस वाई 0 माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट है उसको निपटाइए, देखते हैं क्या आता है। ये आया माइनस माइनस प्लस ए बी सी स्क्वायर और माइनस माइनस 3 माइनस हो गया तो माइनस ही हो गया ए बी सी स्क्वायर जेड, और ये आ गया आपका ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ सी है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये जगह माइनस का ए स्क्वायर बी सी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का ए बी स्क्वायर सी वाई बराबर 0। पूरे साल में ए बी सी का भाग लग रहा है, भाग दे दीजिए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए बी सी का भाग देने के बाद ये हो गया आपका ए एक्स बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। भाई अभी याद कर लीजिए ये समीकरण, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बनाना ना पड़े। 4 बिंदु जिसमें से एक मूल बिंदु है, एक A00 है, एक B0 है, एक 00 सी है, उनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। लंबा तो बहुत पड़ा, बहुत भयंकर लंबा पड़ा, और क्या करें, उपाय कुछ था नहीं। चलिए एक दूसरा मेथड और देखते हैं, क्या पता दूसरा मेथड ज़्यादा कारगर हो। डरिए मत, घबराइए मत, अब इतना बड़ा नहीं होगा। दूसरा मेथड जो है वो छोटा ही है, इस मामले में छोटा है, इस क्वेश्चन के लिए छोटा है। हर क्वेश्चन के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए छोटा है। तो माना गोले का समीकरण प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस सी बराबर 0। एक एक करके जो आपके चारों बिंदु है उनसे गुजार दीजिए, चारों बिंदुओं से गुजार दीजिए। सबसे पहले A00 से गुजारने पर 0 से गुजरता है, मतलब गुजारना है, गुजरता है। x की जगह 0 रखना है, y की जगह 0 रखना है, z की जगह 0 रखना है। ये सब रखने से कुछ तो आएगा, देखते हैं। x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, c बच गया। बधाई हो आपको, एक ही बार में एक मान मार गिराया आपने, पहली बार में पहला मान मार गिराया। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, 1 नंबर। अब दूसरा है A00 से गुजरता है, दूसरा बिंदु है A00 से गुजरता है। x की जगह a रखना है, y की जगह 0 रखना है, z की जगह भी 0 रखना है। तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि 0, z स्क्वायर वो भी 0, 2ux तो 2au हो गया, y का 0, z का 0, c बराबर 0। बेटा समीकरण में मान रखा है, यहाँ पे रखा है x की जगह a, y की जगह 0, z की जगह 0, तो a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2ua प्लस 2vy 0 प्लस 2w0 प्लस c का मान तो 0 है ना, c भी रख दीजिए। फिर c का मान क्या है, 0 है। a स्क्वायर प्लस 2au बराबर 0, u बराबर माइनस का a/2। अब आपको एक काम की बात बताऊं, अब मैं दूसरा बिंदु नहीं रखूंगा ना, नहीं रखूंगा, तीसरा वह वो भी नहीं रखूंगा, लेकिन एक चमत्कारी शब्द का इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है इसी प्रकार से। क्योंकि मैथमेटिक्स की ये ताकत है, इसी प्रकार। क्योंकि जब आपको लगता है कि भाई चीज़ें वैसे ही चलने वाली है, तो फिर ऐसे ही चलने वाली चीज़ों को बार बार क्यों निकाला जाए। अब आप 0b0 रखेंगे, 0b0 रखते क्या आएगा, यहाँ का b स्क्वायर आएगा, यहाँ 2bv आएगा, इस बार v बचेगा क्योंकि y v के साथ है, तो v वाला बचेगा, तो v का मान आ जाएगा, v का मान माइनस b/2 आ जाएगा। अगली बार 0 c रखेंगे तो w का मान आ जाएगा माइनस c/2। तो फिर टाइम वेस्ट काहे करें, यही तो मैथ्स की पावर है। टाइम वेस्ट मत करिए, कॉमन चीज़ें वो सीधा लिखिए, लिख दिया। चलिए सारे मान वो आपके पास अवेलेबल है, गोले का समीकरण निकाल लीजिए। गोले के समीकरण में ले जाकर सारे मान जो अभी आपने कलेक्ट किए हैं वो वापस उनको दे दीजिए कि भैया ये तुम्हारा u था,
ये तुम्हारा v था और ये तुम्हारा w था, ये अपने अपने मान अपने पास में रख लीजिए। तो u की जगह u का मान जो कि है, u का मान कितना है, u का मान कितना है -a/2, v कितना है -b/2, c कितना है -c/2। अब देखिए हम, अरे यार नाम तो मैच कर रहे हैं, c क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, c हमने भी माना हुआ है, तो हमें अपना नाम बदलना पड़ेगा। माफ़ करिए, हम हमारा जो समीकरण है उसका नाम चेंज करेंगे, क्योंकि सवाल तो चेंज कर नहीं सकते, तो हमें ही चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए डी, हाँ तभी किताब वाला समझदार है, तभी डी नाम रखता है, क्योंकि उसे पता है कि अधिकतर सवालों में मैं सी नाम तो मैं ही यूज़ कर लूँगा सवाल में ही, तो आप कुछ नया नाम रखिए, कोई बात नहीं, हमारे पास कौन सी नामों की कमी है, ये लीजिए डी नाम रख लेते हैं, कोई बात नहीं। जो सी आएगा, जो सी था अब एक्चुअली नया हो गया, वो डी हो गया। जैसे कंपनी लोगो चेंज करती है ना, अब से हमारा ये ऐसा होगा। सेवाएं नहीं बदलती है, सेवाएं नहीं बदलती है, सिर्फ नाम बदलती है, जबकि बदलना चाहिए, सेवाएं बदलती है नाम। तो हम भी कम थोड़ी है, हमने भी नाम चेंज कर लिया। जहाँ पे नाम कोलाइड कर रहा था तो हमें लगा कोई बात नहीं भैया, नाम कोलाइड नहीं करना चाहिए। ये लो डी का मान 0 हो गया, 2 से 2 काट दीजिए, ये आपके गोले का समीकरण आ गया। ये गोले का वही समीकरण आया जो पहले आया था। इसका मतलब मैथ्स में तरीके छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन छोटा गलत नहीं होता, बड़ा ज़्यादा सही नहीं होता, दोनों ही एक जैसे होते हैं, बस छोटे बड़े वो उनकी विधि पे डिपेंड करता है। वो थोड़ा बड़ा हो गया था, ये थोड़ा छोटा हो गया। किसी सवाल में, किसी और सवाल में ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, तो ये चलता रहता है। किसी भी एक सवाल के लिए नहीं कि इसकी मेथड तो हमेशा ही छोटा है, ऐसा तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे ये समीकरण तो बड़े प्यारे प्यारे थे ना, मैंने कहा था एकदम गुलगुले से नंबर थे, 0 0 0 रखे आपने फटाफट आगे। लेकिन बेटा ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, कई बार आपको मिलेंगे 5 3 -2 8 7 ऐसे मिलेंगे तो सिर दुखने लग जाएगा, यार इतने बड़े बड़े समीकरण कैसे सोल्व होंगे। इसलिए खुश मत होइएगा, है ना। मेथड दोनों के दोनों ही जानलेवा हैं। बस इस मेथड में आपको UV/W नहीं निकालने पड़ते, ये अच्छी बात है। इसमें बस सारणी के खोलनी पड़ती है, उसकी बदल UV/W नहीं निकालने तो क्या हुआ, सारणी खोलनी पड़ती है इतनी बड़ी बड़ी, वो परेशानी का सबक बन जाती है। लेकिन ठीक है, सारणी की तो खोलनी पड़ती है, या तो मान निकालने पड़ते हैं, तो ज़्यादा परेशान करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड तो आपको समझ में आ गया, और कैसे 4 बिंदु से एक गोला बनता है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 बिंदुओं से बनने वाला गोला तो तैयार है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए 2 गोले हैं, ध्यान से सुनिएगा बात को, अब 2 गोले हैं, वो एक दूसरे को कट करते हैं, काटते हैं, तो कैसी स्थिति होंगी, क्या होंगी, पहले उनकी बात कर लेते हैं। फिर 2 गोलों के काटने से जहां वो काटे वहां से एक तीसरा गोला कैसे गुजरता है उसकी बात करेंगे। इस तरीके से कई चीजें हैं जिनकी हमें बात करनी है। ठीक है, बैक टू बैक बात करेंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं, 2 गोले परस्पर कौन कौन सी स्थिति में हो सकते हैं। 2 गोले परस्पर कौन कौन सी पोजीशन में हो सकते हैं, कौन कौन सी स्थिति में हो सकते हैं। स्थिति में पोजीशन है, 2 गोले हैं, 2 स्पेयर हैं आपके पास, और आप ये जानना चाहते हैं कि भैया ये जो गोले हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि 2 गोले काट रहे हैं, टच कर रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। कई शब्द देखिए, काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, स्पर्श कर, टच ही कर रहे हैं, खाली काटना कुटना नहीं, खाली टच कर रहे हैं। टच भी बाहर से कर रहे हैं, टच भी अंदर से कर रहे हैं, एक गोला दूसरे गोले के अंदर है। ऐसी कई परिस्थिति है जिनको बैक टू बैक हमें कवर करना है। चलिए पहली स्थिति तो आपको दिखा देता हूँ, सबसे प्यारी स्थिति, जब दोनों गोले एक दूसरे से सेपरेट हो। ये आपका पहला गोला, ये आपका दूसरा गोला, दोनों अलग अलग, एक दूसरे को ना स्पर्श करते हो, ना काटते हो, ना एक गोला दूसरे गोले के अंदर हो। एक स्थिति, मैं गणितीय समीकरण बताऊंगा आपको, कैसे पता चलेगा कि बाहर है अंदर है क्या है, लेकिन स्थिति का चित्र दिखा रहा हूं आपको। दूसरी, टच करवा देते हैं दोनों को, पहले गोले को दूसरा गोला टच कर रहा है, छू के जा रहा है, बस खाली टच करके जा रहा है। तीसरी स्थिति, टच नहीं करे, काट रहे हैं एक दूसरे को ऐसे। चौथी स्थिति, एक गोले के अंदर दूसरा गोला उसको अंदर से टच कर रहा है, अंदर से छू रहा है। और 5वीं स्थिति, ना कोई टच कर रहा है ना कुछ है, बस एक के अंदर दूसरा है। अब मुझे आप बताइए कि कैसे पता चलेगा कि गोले, 2 गोले परस्पर कौन सी स्थिति में है। दोनों अलग अलग हैं, खाली बाहर से टच कर रहे हैं, या फिर काट रहे हैं, बाहर से काट रहे हैं, या फिर अब अंदर बाहर का नहीं होता, देखा काटना एक ही होता है। आप अंदर से भी काटेंगे तो ऐसे ही काटेंगे, है ना, काटने का अंदर बाहर का तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे दोनों, अब देखिए दोनों नहीं काट रहे, दोनों नहीं काट रहे, फिर भी दोनों एक दूसरे से बाहर है, दोनों नहीं काट रहे हैं, एक दूसरे के अंदर है, दोनों टच कर रहे हैं, एक तो है बाह्य टच कर रहे हैं, एक है आंतरिक टच कर रहे हैं। इसे कहते हैं बाह्य स्पर्श।
एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, बाह्य, इसे कहते हैं आंतरिक स्पर्श। इसमें आपका एक गोला दूसरे गोले के अंदर है, ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट करना। यह है अलग अलग, बाह्य रूप से एक्सटर्नली अलग अलग है। एक गोला दूसरे गोले के अंदर है परंतु टच नहीं कर रहे हैं। एक गोला दूसरे गोले के पूर्णतः अंदर है, देखिए पूर्णतः अंदर है। एक गोला दूसरे गोले के पूर्णतः उसके अंदर है, टच नहीं कर रहा है, ना काट रहा है। काटने वाली बात तो होगी, वो तो ऊपर हो चुकी है, ठीक है ना। तो कैसे पता चले, आइए खेल इस तरीके से खेला जाएगा। ये इसका C1, ये इसका केंद्र C2, C1 को C2 से मिलाइए और ये दूरी पता कर लीजिए। C1 से C2 तक की जो बीच की दूरी है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्पेयर्स, बीच की दूरी निकाल लीजिए। त्रिज्याएं निकाल लीजिए। त्रिज्या इस गोले की होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक R1, इस गोले की यहाँ से लेकर यहाँ तक R2। अब आप साफ देख रहे हैं कि C1 C2 जो केंद्र के बीच की दूरी है, ये जो पिंक वाली डिस्टेंस है, ये दोनों दूरियों के योग से बड़ी है। इसका मतलब समझ जाइए कि गोले एक दूसरे के बाहर है। इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों बराबर होंगे, एक्जैक्टली बराबर होंगे, क्योंकि आपकी जो पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन C1 C2 है और आपकी जो रेड लाइन है, मतलब अब जो ब्लू लाइन है, वो है R1 प्लस R2। साफ दिख रहा है, दोनों टच कर रहे हैं, इसलिए C1 C2 बराबर है R1 R2। इस केस के अंदर आपकी C1 C2 तो कम रह जाएगी, R1 R2 ज़्यादा हो जाएगी। ये है आपका C1 C2। अब आपके R1 R2 देखिए, R1 आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये है R1 और ये है बेटा R2। दिख रहा है कितना एक्स्ट्रा हो गया, इतना एक्स्ट्रा हो गई। तो C1 C2 इस केस में छोटी है, R1 R2 इस केस में आएंगे तब ध्यान दीजिएगा। ये इस गोले का सेंटर मान लीजिए और ये इस गोले का सेंटर मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों गोलों के बीच की दूरी ये होगी C1। अब त्रिज्याएं देखिए, इस गोले की त्रिज्या ये होगी R1, इस गोले की त्रिज्या ये होगी R2। तो R1 माइनस R2 C1 C2 के बराबर होगा। ये देखिए यहाँ तक R1 है, ये R2 है। अगर R1 में से R2 निकाल दो तो C1 C2 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो अगर आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी दोनों के त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। और अगली स्थिति में अपने आप ही है कि केंद्र के बीच की दूरी C1 C2, ये इनके सेंटर ले लेते हैं। ये इस बड़े वाले का सेंटर, छोटे वाले को थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ ताकि ये नज़र आ सके आपको। ये छोटा ही गोला बना देता हूँ, ये इसका सेंटर मानिए, ये इसका सेंटर मानिए। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी तो ये होगी C1 C2। त्रिज्याएं होगी बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी होगी R2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी R1। और R1 माइनस R2 निकालूं तो वो कितनी ज़्यादा होगी, R1 माइनस R2। अब ध्यान से सुनिएगा, R1 माइनस R2 कितनी है, चित्र में दिख रहा है R1 में से मैं R2 को घटाऊंगा तो इतनी R2 घट जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक बचेगी, ये बचेगी प्लस ये बचेगी, इतनी होगी R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, जो कि C1 C2 से, ये C1 C2 इतनी है, C1 C2 तो खाली इतनी है, जबकि R1 माइनस R2, भाई R1 में से खाली R2 तो हटानी है। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी काट दीजिए, इतनी काट देंगे तो ये R2 कट गई, तो R1 कितनी बची, ये प्लस ये, तो इतनी एक्स्ट्रा होगी ना। तो C1 C2 छोटा होगा और R1 माइनस R2 बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप चारों स्थितियों में से पता लगा, पांचों स्थितियों में पता, कोई तो होगा, कोई तो स्थिति होगी, कोई तो स्थिति होगी बेटा, जिस स्थिति होगी उससे आपको पता लग जाएगा कि कहानी क्या है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे सारी कहानी समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये जो बंदा कह रहा है कौन सी स्थिति में है, कौन सी स्थिति में नहीं है, पता कैसे चले। उसके लिए दो गोले के समीकरण मानिए। एक गोला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x 4y, ये आपका पहला गोला। मुझे खुद नहीं पता जो मैं समीकरण लिख रहा हूँ कि ये गोले कौन सी स्थिति में होंगे, आपके साथ ही मुझे भी पता ही लगेगा कि ये कौन सी स्थिति में है, दोनों के। अब ये दो गोले कैसी स्थिति में हैं, एक दूसरे के सापेक्ष काट रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, अंदर से टच कर रहे हैं, एक गोला दूसरे गोले के अंदर है या दोनों ही बाहर में एकदम अलग अलग है, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए
विज्ञान लगाना पड़ेगा। तो इस गोले का केंद्र निकालना होगा, इस गोले का केंद्र निकालना होगा, इस गोले की त्रिज्या निकालनी होगी, इस गोले की त्रिज्या निकालनी होगी। तो u का मान, v का मान, w का मान पहले वो निकाल लीजिए। इसे u1 v1 w1 और c1 नाम दे देता हूँ, d1 नाम दे देता हूँ। c1 ठीक नहीं है क्योंकि c1 मैंने कहा कई बार c होगा, कंफ्यूज करेगा, तो d रख लीजिए, हमारी क्या प्रॉब्लम है। u1 v1 w1 और d1, तो 2u1 बराबर 2, u1 बराबर 1, 2v1 बराबर 4, v1 बराबर 1, 2w1 बराबर -2, w1 बराबर -1, d1 बराबर -1। ये लीजिए u1 v1 w1 d1 आ गया। ठीक है, इतना आ गया तो केंद्र भी निकाल लेते हैं, त्रिज्या भी निकाल लेते हैं, पहले इसको निपटा लेते हैं। केंद्र होता है c1 मतलब पहले गोले का केंद्र, -u1 -v1 -w1, तो c1 हो जाएगा आपका -u1 तो हो जाएगा -1 -2 और +1। त्रिज्या और निकाल लीजिए r1, √ u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर w1 स्क्वायर। u1 का मान कितना, 1 का स्क्वायर 1, v1 4, w1 -1 +1, d1 -+1। 4 और 1 5 6 7, ये आ गया √7। ठीक है, एक का तो काम निपटा, दूसरे की बारी लेते हैं। 2u2 बराबर -2, u2 बराबर -1, 2v2 बराबर -6, v2 बराबर -3, 2w2 बराबर -2, w2 बराबर -1 और d2 बराबर -5। पहले केंद्र निकाल लीजिए c2, -u2 -v2 एंड -w2। u2 का मान -1 -1 v2 का मान 3, w का मान -1। ठीक है, और त्रिज्या निकाल लीजिए r2, √u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर और -d2। u2 का स्क्वायर कहाँ है, u2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, v2 का स्क्वायर 9, w2 का स्क्वायर 1 और d2 का स्क्वायर, d2 कितना है -5, 9 10 11 11 और 5 11 और 5 16 16 का 4, r2 बराबर 4। ठीक है, सारे आगे। अब केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लीजिए और देखिए इनकी क्या स्थिति है। c1 c2 दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, √x1 - x2 का स्क्वायर, ये c1 ये c2 -1, तो ये हो गया -2 -2 का स्क्वायर। बीच की दूरी कैसे निकलती है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये c1 है, ये आपका c2 है, तो x1 - x2 तो -1 -1 माइनस के 2 हो गए, -2 का स्क्वायर, y1 y2 -2 -3 -5 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, z1 z2 1 -1 0 0 का स्क्वायर। ये हो गया 4 और 4 प्लस 25 जो कि आ गया √29। ठीक है, सही है यहाँ तक। √29 लमसम कितना होता है आपको थोड़ा सा आइडिया है? ऑब्वियसली बात है 25 का 5 होता है, तो 29 का थोड़ा सा लगभग अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आता है 5.38। मैं तो सिर्फ एक आइडिया समझा रहा हूँ आपको, 5.38 आ गया। तो R1 R2 का जोड़ करके देखें कितना आता है। R1 R2 का जोड़ आता है, एक तो है 4 एक है 7 और 7 का वर्गमूल होता है 2.64, लगभग ये आता है 6.64। अब त्रिज्याओं का योग 6.64 है, केंद्रों के बीच की दूरी 5.38 है, यानी C1 C2 दोनों के जो सेंटर के बीच की दूरी है वो कम आ रही है त्रिज्याओं के जोड़ से कम आ रही है। ये तो प्रतिच्छेद करने की शर्त होती है, इसका मतलब दोनों गोले काट रहे हैं। ये देखिए ये वाली कंडीशन है, ये वाले गोले इसका मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं, गोले परस्पर काटते हैं। अब ये अंदर से काटने वाला और बाहर से काटने वाला कुछ नहीं होता। अगर अंदर से भी काटेगा, अगर मान लो मैं गोले लूँ और इसको कहूँ कि अंदर से काट रहा है तो दिखेगा वैसे ही। अंदर से कैसे काटेगा, सोचिए, अंदर से काटेगा तो वो आधा बाहर रहेगा। अब ये इसको आप कहेंगे कि अंदर बाहर से काट रहा है, कैसे पता चला ये बाहर से काट रहा है? इसका एक हिस्सा अंदर है एक हिस्सा बाहर है। अगर अंदर से भी काटेगा तो उसका कुछ हिस्सा बाहर जाएगा कुछ हिस्सा अंदर रहेगा, तो दिखेगा तो एक जैसे ही ना। दो गोले काट रहे हैं, उसको कैसे बोलोगे कि अंदर से काट रहा है बाहर से काट रहा है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब भी काटेगा तो कुछ हिस्सा अंदर होगा और कुछ हिस्सा बाहर होगा, तो पता कैसे चलेगा कि अंदर से बाहर काटा है या बाहर से अंदर काटा है? तो बकवास है ये, अंदर बाहर कुछ नहीं होता। गोले काटते हैं तो मतलब काटते हैं। हाँ, स्पर्श करने का दो हो सकता है, अंदर से स्पर्श कर रहा है बाहर से स्पर्श कर रहा है। अलग अलग होने के भी दो हो सकते हैं, दो अलग अलग है, बाहर अलग अलग है, अंदर अलग अलग है।
तो गोले परस्पर काटते हैं। फाइनली ये कंफर्म हो गया कि गोले जो हैं वो बड़े प्यारे हैं, परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, दो प्रतिच्छेदी, दो गोले जो काटते हों वो जहां भी काटते हों वहां से एक तीसरा गोला भी गुजारा जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल गुजारा जा सकता है। दो गोलों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण है। दो, लेकिन काटने चाहिए पहले, काटे ही नहीं, कहां से प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे? बिना प्रतिच्छेद बिंदु के कैसे गुजरेगा? तो दो गोलों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण। जैसे आपके मानिए कि ये एक गोला है, एक दूसरा गोला इसको और काट रहा है, तो ये जहां भी कट कर रहे हैं, जिस बिंदु पे ये काट रहे हैं, मान लीजिए उस बिंदु में से एक बिंदु का नाम ए है और जो दूसरा बिंदु है उसका नाम बी है, तो ये जो आपके ए और बी बचे, इनसे अगर हम किसी तीसरे गोले को गुजार दें, और तीसरा नहीं, अनंत गोले गुजर सकते हैं, आपको याद है ये बात, दो बिंदुओं से अनंत गोले गुजर सकते हैं, मतलब इतने गोले गुजर सकते हैं कि आप गिनते ही जाएं, गिनते ही जाएं, गिनते ही जाएं, इतने गोले गुजर सकते हैं। अनगिनत गोले गुजारे जा सकते हैं इन दो बिंदुओं से। तो जब बहुत सारे गोले हों तो अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा कि कौन से गोले की बात हो रही है? जैसे ये भी गोला इन दो से गुजरता है, ये भी गोला जो भी मैं और बनाने वाला हूँ ये भी यहाँ से गुजरता है, ऐसे एक तीसरा गोला और भी गुजर सकता है। बिल्कुल गुजर सकता है बेटा, बिल्कुल गुजर सकता है। और चौथा क्यों, पांचवा भी गुजर सकता है। और पांचवा क्यों, छठा भी गुजर सकता है। और छठा क्यों, सातवां भी गुजर सकता है। और सातवां क्यों, आठवां भी गुजर सकता है। और आठवां क्यों, नौवां भी गुजर सकता है। और नौवां क्यों, 10वां भी गुजर सकता है। डैश 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 सब गुजर सकते हैं। अब ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, पता कैसे चलेगा? सर आपने मुझे दो गोले दे दिए S1 और S2, इस गोले का समीकरण जो भी है उसका नाम रख लिया S1, इस गोले का जो भी समीकरण है उसका नाम रख लिया S2। S फॉर स्पेयर, स्पेयर मतलब गोला, S1 मतलब पहला गोला का समीकरण, S2 दूसरे गोले का समीकरण। दो गोले का समीकरण अब आपके पास है, ठीक है। इन दो गोलों से बहुत सारे गोले बन सकते हैं। तो ये गोले फिर अलग अलग कैसे होंगे? अलग अलग होंगे बाय लैम्डा, हर के लिए एक अलग अलग लैम्डा होगा। हर जो जितने गोले बनेंगे, आपको टेंशन नहीं करनी। जैसे आप क्लास में 50 बच्चे पढ़ो, 50 पढ़ो, 5000 पढ़ो, 5 लाख पढ़ो, हर बच्चे के पास अपना एक रोल नंबर होता है। बोर्ड का एग्जाम देते हैं आप, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, बोर्ड के एग्जाम में इस साल 10 लाख बच्चे बैठे हैं, तो बोर्ड क्या करता है? सबको एक रोल नंबर पकड़ाता है। किसी के रोल नंबर कोलाइड करते हैं? नहीं। अगर वो 10 लाख की जगह 50 लाख हो जाए तो सर क्या टेंशन है, 50 लाख रोल नंबर दे देंगे। सेम वही बात है। तो हर जो सर्किल, हर जो गोला बन रहा है, हर गोले के पास अपना एक लैम्डा होगा, हर गोले के पास अपना एक लैम्डा होगा। बस अपना वो लैम्डा दिखाना होगा और हम उस गोले का समीकरण बना देंगे। कैसे? ऐसे देखिए, एस वो गोला है, एस वो गोला है जो आप बनाना चाहते हैं, जो गोला आप निकालना चाहते हैं। करना क्या होगा? S1 प्लस लैम्डा S2, एक गोले के समीकरण को लैम्डा से गुणा करके दूसरे गोले के समीकरण में जोड़ दीजिए। उस लैम्डा से उसे क्या पूछे, भैया आधार कार्ड दिखा, उसने कहा ये लीजिए आधार कार्ड ले, ये आधार कार्ड दिया, और एक बैंक का खाता खोल दिया। अगर बैंक का खाता खोलना तो बैंक का खाता खोल दिया, सिम चाहिए तो सिम दे दी, है ना? कितना प्यारा सिस्टम है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करना होगा, बंदे को आना होगा कि भैया मैं फलाने जगह से आया हूँ, कहीं से भी आया हो भैया, तू लैम्डा बोल। तो वो कहता है लैम्डा मेरा 3 है, तो आप लैम्डा का मान 3 देखिए, S1 प्लस 3 S2 सॉल्व करके S निकाल लीजिए। अब आपके दिमाग में ये चीज़ और चल रही होगी, तो सर अगर बाई चांस किसी का लैम्डा गुम हो जाए तो, जैसे किसी का आधार कार्ड गुम हो जाए तो, अब ये जो ऑरेंज वाला सर्किल है ये गलती से अपना आधार कार्ड खो दे तो क्या इसका फिर गोला नहीं बनेगा? इसका समीकरण नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा बेटा। तो उसको कुछ और लाना पड़ेगा, वोटर ID कार्ड ले आओ, राशन कार्ड ले आओ, कुछ और ले आओ, हम आधार कार्ड दोबारा बना देंगे, लैम्डा दोबारा ढूंढ देंगे। कैसे आएगा ये? इसको अब ये कैसे करेगा? इसे अपना एक बिंदु, कोई भी एक शर्त, जैसे मैंने कहा ना, वोटर ID कार्ड लिया, राशन कार्ड लिया, कोई 10वीं की मार्कशीट लिया, मूल निवास प्रमाण पत्र लिया, कुछ जो जरूरी डॉक्यूमेंट है दो उनमें से कुछ भी लिया, हम आधार कार्ड दोबारा बना देंगे। बस क्लियर, टेंशन क्यों लेते हैं? तो ये तरीका हो गया। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यही है कमाल बात। आइए करवाता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता हो तथा 1 1 0 से भी गुजरता हो। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसके पास लैम्डा नहीं है, दो गोले के समीकरण ये है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, 1 जेड स्क्वायर,
ये दो गोले के समीकरण हो गए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सुनिए क्या कह रहे हैं। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिस गोले की बात कर रहे हैं उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। किस गोले का समीकरण बेटा? जो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरता हो। ये दोनों गोले जहां काटे वहां से गुजरे, साथ ही साथ 110 से भी गुजरता हो। तो ये 110 क्या है? ये एक्स्ट्रा है। आधार कार्ड तो गुम है, लैम्डा नहीं है इसके पास, लेकिन लैम्डा के बजाय, आधार कार्ड की बजाय इसका वोटर आईडी कार्ड है। तो 110 लैम्डा तो नहीं है, लेकिन एक बिंदु है जिससे वो गुजरता है। देखिए कैसे काम करता है ये। पहले गोले के समीकरण को आप S1 नाम देंगे, दूसरे गोले के समीकरण को आप S2 नाम देंगे। लैम्डा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। प्रतिच्छेदी समतल का प्रतिच्छेदी गोले का समीकरण। प्रतिच्छेदी गोला क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। तो प्रतिच्छेदी गोला का समीकरण बराबर S1 प्लस लैम्डा S2। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप? तो लैम्डा लगा रहे हो, लैम्डा तो है ही नहीं हमारे पास। मुझे भी पता है बेटा लैम्डा नहीं है, वो कह रहा है मेरा लैम्डा गुम हो गया। कोई बात नहीं, हम लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे उसको। उसके बजाय लैम्डा नहीं है तो कुछ और तो होगा। हाँ जी है। क्या है? एक बिंदु है जिससे गुजरता है, ठीक है। लाइए वो बिंदु वाला जो जानकारी है वो हमें दे दीजिए, क्योंकि आधार कार्ड से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो आपकी डिटेल डालेंगे वो लैम्डा बाहर आ जाएगा, वो आपका आधार कार्ड का नंबर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया कि ये जो गोला बनेगा ये कहाँ से गुजरता है? ये 110 से गुजरता है, तो गुजार दीजिए। तो 110 से गुजारेंगे तो x का मान 1 का स्क्वायर प्लस y का मान 1 का स्क्वायर प्लस z 0 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा 1 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 2। ये बेटा थोड़ा सा गलत ले लिया, इसको प्लस 2 ले लीजिए, वरना तो क्या है कि 0 आ रहा है। तो 2 में से 9 गए, माइनस का 7 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। लैम्डा बराबर 7/4। उसको बता दीजिए कि उसका लैम्डा 7/4 है। जो वो भूल गया था उसे कह दीजिए लैम्डा 7/4 था। आगे लैम्डा तो कुछ और जानकारी वो जो देगा उस जानकारी का इस्तेमाल करके हम वो लैम्डा उसको निकाल देंगे और लैम्डा वापस रख देंगे। लैम्डा का मान रखने पर लैम्डा का मान इस तरीके से आपका काम पूरा हो जाएगा। लैम्डा का मान 7/4 है, 7/4 आप वहाँ पे वापस रख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 9 प्लस 7/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x। 4 से गुणा कर दीजिए इसको ताकि ये बट्टे वाला 4 हट जाए। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर और 7 दूनी 14x बराबर 0। ये हो गया 7 और 4 11x स्क्वायर, 7 और 4 11y स्क्वायर, 7 और 4 11z स्क्वायर और 14x माइनस 36। 11 का भाग दे दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 14/11x बराबर 0। ये लीजिए आपका वो गोले का समीकरण आ गया जो दोनों गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाएगा तथा आगे जाके आपके बताए गए एड्रेस पे 110 से भी होता हुआ जाएगा। क्लियर है ये बात? आई बात समझ में कि किस तरीके से निकलता है? तो चलिए फिलहाल यहाँ पे ब्रेक देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बातें और आपको अच्छे से समझ में आएगी, मज़ा भी आएगा, समझने में भी आनंद आया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।